हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 3 स्कोप ऑफ मटेरियल बैलेंस। सो बच्चा स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्या होता है मटेरियल बैलेंस? देखिए बच्चा, मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो मटेरियल होता है यानी कि जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फिर हम उस रॉ मटेरियल के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, यूनिट प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन के, तब जाके हमें क्या मिलता है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो बच्चा मटेरियल बैलेंस क्या होता है? मटेरियल बैलेंस हमें बताता है कि हमने कितना मटेरियल इनलाइट किया है, कितना हमें आउटलेट में मिला है, कितना हमारा एक्यूमुलेट हुआ और कितना हमारा डिप्लेट्स हो गया। ओके, यही हमें मटेरियल बैलेंस बताता है। So what is material balance? A material balance is simply accounting all the material that enter, leaves, accumulate or depletes in a process in a given time. ठीक है। Now कहाँ हम material balance, जो मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन होती है वो हमें किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, कहाँ हमें हेल्प करती है वो? तो हमें वो हेल्प करती है कितना हमने मटेरियल और कितनी हमने एनर्जी यूज़ करी है। ठीक है, कितना हमें मटेरियल और एनर्जी हमने यूज़ करी है प्रोडक्ट बनाने के लिए, कितना एनर्जी और मटेरियल का लॉस हुआ है, और अगर हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर कोई इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो चुका है, तो उसमें ये जानने के लिए कि एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई है, क्या यूज़ करते हैं, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। So, material and energy balance calculation help us evaluate specific consumption of materials and energy in a chemical process plant, evaluate losses of material and energy, find out reason for malfunctioning of process units. I hope malfunction का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ख़राब होना। यानी कि अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्या होता है कि कंटिन्यूसली जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूसली प्रोसेस होती है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो इक्विपमेंट के अंदर आएंगी ही। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट होता है वो बनाने में प्रॉब्लम होती है, हमें उसका रीज़न जानना होता है कि एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है। वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशन का यूज़ करते हैं। नाउ बच्चा, आई होप आपको मटेरियल बैलेंस क्या होता है पता चल गया होगा, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं वो पता चल गया होगा। नाउ हम बात करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है बच्चा? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बच्चा जहाँ पे हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। वो एक रिएक्टर हो सकता है, वो एक ह्यूमन बॉडी हो सकती है, वो एक पाइप हो सकता है, एक सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। होल प्रोसेस दैट यू वांट टू कंसिडर फॉर एनालाइजिंग, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे क्लोज्ड सिस्टम की। बच्चा, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम मतलब जो सिस्टम हमारा क्या हो, बंद हो। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है वो एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कहूँ, मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक ग्लास है वाटर का, ठीक है, जो बॉयल वाटर है। अगर मैंने इसके ऊपर से लिड लगाया तो क्या होगा, हमारा ये, मैं इसको हीट करूँगी, मैंने इसके ऊपर से लिड से इसे बंद कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा वो हमारा बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें से एनर्जी भी हमारी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। बट यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, लेकिन हमारा जो मास होगा वो हमारा क्या रहेगा, रिमेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमारा मास और एनर्जी दोनों ही क्या होती हैं, एक्सचेंज हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे अगर ये ओपन है तो क्या होगा, हमारा जब हम इसे हीट देंगे तो हमारा जो वाटर होगा वो इवोपरेट होगा। इवोपरेट होने से क्या होगा, इसका एनर्जी और इसकी मास दोनों ही क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी।
एक टाइम बाद अगर हम पूरे वाटर को इवोपरेट करना चाहें तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हमारा इवोपरेट हो जाएगा और वो पैन जो होगा हमारा वो खाली हो जाएगा। तो यानी कि हमारे ओपन सिस्टम में क्या होता है, हमारा एक्सचेंज होता है दोनों का, किस चीज़ का, मटेरियल मास का भी और हमारा एनर्जी का भी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे ना तो हमारा मास ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ना तो हमारा जो एक्सचेंज होता है मास का वो हो रहा होता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें थर्मस फ्लास्क जो होता है हमारे, जिसमें हम पानी को गर्म करके रखते हैं और वो हम चाहते हैं कि वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहे, और ऐसा होता भी है। लेकिन कितने दिनों तक होगा ऐसा, कंटिन्यूसली तो नहीं हो सकता ना, 3-4 दिन तक तो पानी जो होगा वो गर्म नहीं रहेगा, वो तो ठंडा हो जाएगा। यानी कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो, राइट बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर कितने तरह की प्रोसेस होती हैं। तो हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर मेनली 3 तरह की प्रोसेस होती हैं, वो है बैच वाइज, कंटिन्यूस एंड सेमी बैच। बात करते हैं बैच प्रोसेस की। बैच प्रोसेस क्या होती है बच्चा, बैच प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो हमारी एक फिक्स्ड इंटरवल के लिए हो, उसमें हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल को डाल देते हैं, वो उसमें प्रोसेसिंग होती है और वो जो हमें प्रोडक्ट मिलना होता है वो आउटपुट में हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमें दोबारा से उस पूरे इक्विपमेंट को चलाना होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेस कहते हैं। कंटिन्यूस नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है हम कंटिन्यूसली उसमें फीड करते हैं, कंटिन्यूसली हमें उसका प्रोडक्ट मिलता रहता है, और जो मशीन होती है हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें उसे एक फ़िक्स इंटरवल के बाद बंद करना पड़ रहा है, फिर हम उसे लोड कर रहे हैं, उसके बाद हमें उसका प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर हमें उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसा कंटिन्यूस में नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेमी बैच प्रोसेस की। सेमी बैच प्रोसेस क्या होती है, सेमी बैच प्रोसेस वो होती है जो ना तो हमारा कंटिन्यूसली चलती है और ना ही हमारी बैच वाइज चलती है। ओके, नाउ आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मटेरियल बैलेंस कैलकुलेशन होती है, एक्चुअली उसमें कौन सा लॉ यूज़ होता है, किस लॉ पे वो बेस्ड होती है। तो बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे हमारा मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशन बेस्ड होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने बहुत टाइम पहले यानी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आई होप सभी को आता होगा। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चलिए मैं बताती हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। ओके, क्या होता है कि हमारा जो मास होता है वो ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही उसमें कोई मास जो है क्रिएट होगा जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे, जो हम केमिकल प्रोसेस को कर रहे होंगे। सो हमारा जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि जो टोटल मास होगा सब्सटेंस का, जो कि हम मटेरियल उस प्रोसेस के अंदर ले रहे हैं, जो सब्सटेंस हमने प्रोसेस के अंदर लिया, उसका जो मास होगा वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा प्रोसेस के दौरान। द टोटल मास ऑफ ऑल सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन ए प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो ना तो जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और ना ही हमारा मास एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, जो मास होगा हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर हमारा जो प्रोसेस होगा वो होगा, यानी कि उस यूनिट के अंदर हमारी प्रोसेस होगी, लेकिन वहाँ से मास एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर ये कहता है द टोटल मास ऑफ वेरियस कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ यूनिट ऑपरेशन और अ केमिकल रिएक्शन। जो टोटल मास होता है अलग अलग कंपोनेंट का, जो कि उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हमारे पार्ट ले रहे हैं, उनका जो टोटल मास होगा वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा केमिकल रिएक्शन के दौरान। ओके, नाउ अब अगर बात करें कि इस लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्या, देखो बच्चों, हमने मटेरियल इनलेट किया, ठीक है, मटेरियल में प्रोसेसिंग हुई, फिर हमें आउटपुट मिला, ठीक। क्या होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर जो हमने मटेरियल डाला उसमें प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मिला, और आउटपुट के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें होंगे ही, हमें एक्यूमुलेशन भी तो मिलेगा। एक्यूमुलेशन क्या होता है,
मोल्स का चेंज होना या फिर मास का चेंज होना सिस्टम के अंदर, चेंज इन मोल्स और मास विद इन द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो सिस्टम के अंदर मास मोल्स होते हैं उनका चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट एक्यूमुलेशन की, यानी कि स्टेडी स्टेट की बात करें जहाँ पे कि हमारा टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज ही नहीं होते हैं, जहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि मास तो हमारा कांस्टेंट रह रहा है। तो क्या होगा, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट हमारा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मटेरियल एनर्जी बैलेंस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें पूरे मटेरियल के अंदर, अगर हम पूरे मटेरियल के अंदर मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस कैलकुलेशन करते हैं तो हम उससे क्या लेंगे, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लेंगे, जो कि हमारी न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लेंगे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर लगा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, कंपोनेंट बैलेंस कहेंगे। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने मटेरियल बैलेंस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि वो कहाँ हेल्पफुल होता है, फिर हमने आपको सिस्टम बताए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस बताई थी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होती हैं, फिर हमने आपको बताया कि मटेरियल एंड एनर्जी कैलकुलेशन के अंदर हमारे कौन सा लॉ यूज़ होता है, फिर हमने बताया कि अगर हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस हम करते हैं अगर पूरे मटेरियल के अंदर हम मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस कैलकुलेट करना चाहें। अगर सिंगल कंपोनेंट के अंदर मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, सिर्फ कंपोनेंट बैलेंस होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो दो तरीके से हम मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है मटेरियल बैलेंस प्रोसेस इन्वॉल्विंग नो केमिकल रिएक्शन, यानी कि विदाउट केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ नहीं करते, और एक होता है जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन का यूज़ करते हैं, मटेरियल बैलेंस प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। ओके, ये दोनों ही क्या होती है, फर्दर डिवाइडेड होती हैं टू पार्ट्स में, एक स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में, एक अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन में। यानी कि मटेरियल बैलेंस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग नो केमिकल रिएक्शन को स्टेडी अनस्टेडी दोनों में, और विद केमिकल रिएक्शन को स्टेडी एंड अनस्टेडी स्टेट दोनों में ही क्लासिफाइड किया गया है। तो हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टाइम के साथ वेरिएबल का चेंज ना होना, पैरामीटर्स का चेंज ना होना, टेम्परेचर, फ्लो रेट, प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स चेंज ना हो टाइम के साथ उसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट ऑपरेशन, तभी हमारा इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट आएगा। ओके, और अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन क्या होता है, अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन वो होता है जहाँ पे कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो हमारा टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर, बाय बाय बच्चा पार्टी।